हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि आपका LMRC 2016 का हम यहाँ पे 2016 का स्टेशन कंट्रोलर का हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। जिसमें कि हमने जो पिछला वीडियो हमने अपलोड किया था पार्ट 1, तो हमने पार्ट 1 में जो हम इस पेपर में जो आपके टोटल हमने कितने 45 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके थे। क्योंकि आपको इस पेपर में जो टेक्निकल के क्वेश्चन थे वो 90 क्वेश्चन थे। तो पार्ट 1 में हम 45 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे और अब हम आज इस सेकेंड पार्ट के अंदर आपके बचे हुए 45 क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाकर के आप इस का पार्ट 1 देख सकते हो। तो उसमें आपको उन 45 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपके बाकी के बचे हुए 45 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको ही प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें किसी भी पेपर का तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आप इस पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाकर के आप इस पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को, जिसमें कि हम अब 45 से आगे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, द कोर लॉसेस इंडक्शन फर्नेस यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई टू ऑब्टेन। जो आपकी कोर लेस इंडक्शन फर्नेस होती है उसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। तो हम उसमें हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ क्यों करते हैं? फ्लक्स डेंसिटी को हाई प्राप्त करने के लिए, या फिर फील्ड इंटेंसिटी को हाई प्राप्त करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है एडी करंट लॉसेस को हाई प्राप्त करने के लिए, या परमेबिलिटी ज़्यादा प्राप्त करने के लिए। तो हम जो कोरलेस इंडक्शन फर्नेस में हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं क्योंकि हमको एडी करंट लॉसेस ज़्यादा से ज़्यादा मिले। क्योंकि जो जब हमारे लॉसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो हमको फर्नेस जो हमारी हीटिंग होगी वो अच्छे से हो पाएगी। तो क्योंकि आपका जो एडी करंट होता है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। आपको फॉर्मूला भी पता होगा एडी करंट का, जो कि हम अगर बात करते हैं एडी करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका के ई इंटू BM का स्क्वायर, एफ स्क्वायर, टी स्क्वायर और वी स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे एडी करंट का फॉर्मूला होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एडी करंट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतने ज़्यादा क्या होंगे, हमारे एडी करंट लॉसेस होंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, द मेन रीज़न फॉर लो पावर फैक्टर इन द इंस्टॉलेशन ऑफ। तो जो हमारा जो भी इंस्टॉलेशन होता है उसमें पावर फैक्टर कम होने का रीज़न क्या होता है? तो ऑप्शन है इंडक्शन मोटर्स, ऑप्शन बी सिंगल फेज मोटर्स, ऑप्शन 3 सिंक्रोनस मोटर, या फिर ऑप्शन 4 रेक्टिफायर्स। तो जो भी हमारे जितने भी इंस्टॉलेशन होते हैं उसमें पावर फैक्टर कम होने का एक ही रीज़न होता है, हमारा इंडक्शन मोटर्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमारी इंडक्शन मोटर की अगर मैं इफ़िशेंसी की बात करूँ तो इसकी एफिशिएंसी लगभग हमारी 80% के अप्रोक्सीमेट इसकी एफिशिएंसी होती है और इसका पावर फैक्टर भी अप्रोक्सीमेटली 0.8 के आसपास होता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर की, तो सिंक्रोनस मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 90% के आसपास यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर की हमारी एफिशिएंसी होती है और इसका पावर फैक्टर भी अच्छा होता है इन कंपैरिजन ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट चलेंगे अब हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, efficiently of a DC machine is maximum when the variable losses are equal। तो यहाँ पे आपसे DC मशीन में मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशंस को पूछा जा रहा है। तो मैं अगर बात करता हूँ DC मशीन में मैक्सिमम कंडीशंस की एफिशिएंसी की, तो जब DC मशीन के अंदर क्या होंगे, वेरिएबल लॉसेस, जो हमारे वेरिएबल वेरिएबल लॉसेस जो है वो बराबर हो जाएंगे किसके, कांस्टेंट लॉसेस के। जब कांस्टेंट लॉसेस के बराबर हो जाएंगे तो उस टाइम पे हमारी जो डीसी मशीन वर्क करेगी वो क्या करेगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क करेगी। तो अगर मैं बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट लॉसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वेरिएबल लॉसेस की कैटेगरी में आपके कौन कौन से लॉसेस आते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल लॉसेस जैसे कि हमारा आर्मेचर का कॉपर लॉस हो गए, उसी प्रकार हमारे सीरीज़ के क्या हो गए, कॉपर लॉस हो गए, सीरीज़ वाइंडिंग के हमारे क्या हो गए, कॉपर लॉस हो गए। अगर ये दोनों आपके क्या होते हैं, वेरिएबल लॉसेस की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कांस्टेंट लॉसेस की कैटेगरी में कौन कौन से लॉसेस आते हैं, तो जैसे कि हमारे शंट वाइंडिंग के कॉपर लॉस हो गए, आयरन लॉसेस हो गए और मैकेनिकल लॉसेस हो गए। ये सारे हमारे किसकी, कांस्टेंट लॉसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर विल बी जीरो देन द पावर फैक्टर इज। तो जब भी हमारा ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन की बात करता हूँ, तो जब ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन हमारा जीरो होगा उस टाइम पे ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर क्या होता है। तो जब भी ट्रांसफॉर्मर में हमको जीरो वोल्टेज रेगुलेशन या नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त होता है, तो उस टाइम पे ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है, लीडिंग होता है। यहाँ पे आपको इन वैल्यूज़ पे नहीं जाना है, वैल्यूज़ आपको ओनली कन्फ्यूजन करने के लिए दिए गई है। ओनली यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा लेगिंग या लीडिंग या यूनिटी। तो यहाँ पे जब भी आपका वोल्टेज रेगुलेशन है तो जीरो होता है या फिर नेगेटिव होता है, तो उस कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की जो कंडीशन प्राप्त होती है ये हमको लीडिंग पावर फैक्टर पे ही प्राप्त होती है, तो आप वैसे भी इसको समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन अ सिंगल फेस एसी सीरीज मोटर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज। तो जो हमारी सिंगल फेस एसी सीरीज मोटर होती है उसमें हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग को क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि क्यों यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन है रिड्यूस हीटिंग को कम करने के लिए। ऑप्शन बी रिड्यूस स्पार्किंग ऑफ ब्रश की स्पार्किंग को कम करने के लिए। ऑप्शन थर्ड मिनिमाइज वाइब्रेशंस को कम करने के लिए। ऑप्शन फोर्थ है हमारा इंक्रीज द टॉर्क। जब भी हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग की बात करेंगे तो मैंने आपको इससे पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि हमने कंपनसेटिंग वाइंडिंग का और इंटरपोल का जिक्र किया था। तो अगर आपने हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ जा करके देखोगे तो आपको कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो यूज़ करते हैं वो आपको ईजिली आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको ब्रशेस पे स्पार्किंग को कम करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रीज़न वाई ओपन सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म ऑन लो वोल्टेज वाइंडिंग इज दैट। तो हम ट्रांसफॉर्मर में जो ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं वो हम लो वोल्टेज साइड पे क्यों परफॉर्म करते हैं, उसका आपको रीज़न बताना है। तो ऑप्शन ए है मिनिमम पावर इनपुट, तो आपको मिनिमम पावर इनपुट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इन्वॉल्व लेस कोर लॉस, आपके उसमें कोर लॉस जो होते हैं वो कम इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन थर्ड ड्रॉ लार्ज करंट टू फैसिलिटेट रीडिंग्स, तो आपकी वहाँ ज़्यादा करंट आती है जिससे कि आप एक्यूरेटली रीडिंग ले सकते हो। और ऑप्शन फोर्थ रिक्वायर्ड लेस वोल्टेज टू परफॉर्म द टेस्ट, तो यहाँ पे आपको टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए लेस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं अगर बात करता हूँ ओपन सर्किट टेस्ट की, तो अगर हम बात करें ओपन सर्किट टेस्ट की, तो आपका ओपन सर्किट टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है ये हमारा परफॉर्म किया जाता है आयरन लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि शंट ब्रांच के जो भी पैरामीटर होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि टर्न रेशो को फाइंड आउट करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट का। और हमारे जो भी ओपन सर्किट टेस्ट में जो हम इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं वो किस साइड लगाते हैं, लो वोल्टेज साइड पे लगाते हैं, यानी कि लो वोल्टेज साइड पे हम टेस्ट करते हैं। और हाई वोल्टेज साइड को हम क्या रखते हैं, ओपन सर्किट रखते हैं। तो लो वोल्टेज साइड पे रखने का रीज़न एक ही होता है, जब भी हम लो वोल्टेज साइड पे रखते हैं और ओपन सर्किट को परफॉर्म करते हैं तो हम यहाँ पे रेटेड वोल्टेज का यूज़ करते हैं। और रेटेड वोल्टेज का यूज़ करने के कारण इसमें क्या होती है, करंट भी आपकी रेटेड करंट फ्लो करती है। यानी कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ड्रॉ लार्ज करंट टू फैसिलिटेट रीडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है एन इन्वर्टेड वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर शोज द वेरिएशन ऑफ। तो आपका जो सिंक्रोनस मोटर का जो इन्वर्टेड वी कर्व होता है वो आपका किस किस के बीच में ड्रॉ किया जाता है, या फिर किस किस के बीच में बनाया जाता है, या किस के वेरिएशंस को बताता है। तो ऑप्शन ए पावर फैक्टर एंड सप्लाई वोल्टेज ड्यूरिंग हंटिंग। ऑप्शन बी है फील्ड करंट एंड डीसी एक्साइटेशन एट कांस्टेंट लोड। और ऑप्शन थर्ड है सप्लाई वोल्टेज एंड फील्ड करंट एट कांस्टेंट एक्साइटेशन। और ऑप्शन फोर्थ है सप्लाई वोल्टेज एंड एक्साइटेशन करंट एट कांस्टेंट लेवल। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डीसी सिंक्रोनस मोटर के इन्वर्टेड वी कर्व की, तो आपका जो इन्वर्टेड वी कर्व जो ड्रॉ किया जाता है ये आपका ड्रॉ किया जाता है फील्ड करंट के बीच में और आपका पावर फैक्टर के बीच में। हम यहाँ लिख सकते हैं फील्ड करंट वर्सेस पावर फैक्टर कोस फाई के बीच में हमारा क्या इन्वर्टेड वी कर्व ड्रॉ किया जाता है। तो हमारा जो वाई एक्सिस होता है तो वाई एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, पावर फैक्टर को रखते हैं, और एक्स एक्सिस पे फील्ड करंट को रखते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का अब बात करते हैं कि इस जब भी हम इन्वर्टेड वी कर्व बनाते हैं तो उस टाइम पे हम क्या रखते हैं, लोड को कांस्टेंट रखते हैं और डीसी एक्साइटेशन और फील्ड करंट में वेरी करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा फील्ड करंट एंड डीसी एक्साइटेशन एट कांस्टेंट लोड। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है द फ्लो ड्यूरेशन कर्व एट अ गिवन हेड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज यूज टू डिटरमाइन।
जो आपका फ्लो ड्यूरेशन कर्व होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के अंदर, तो हम फ्लो ड्यूरेशन कर्व का यूज़ क्यों करते हैं? ऑप्शन है टोटल एनर्जी अवेलेबल को ज्ञात करने के लिए कि आपका प्लांट में कितनी टोटल एनर्जी अवेलेबल है। ऑप्शन बी है आपका ऑप्शन थर्ड है लोड फैक्टर ऑफ प्लांट का लोड फैक्टर ज्ञात करने के लिए हम फ्लो ड्यूरेशन कर्व का यूज़ करते हैं। या फिर टोटल पावर एट द साइट, आपकी जो टोटल पावर जो है प्लांट पे उसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे फ्लो ड्यूरेशन कर्व का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन की आंसर की बात करता हूँ, तो जितनी भी हमारे प्लांट पे टोटल पावर अवेलेबल होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लो ड्यूरेशन कर्व का यूज़ करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, टोटल पावर एट द साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टू रसिस्टर R1 एंड R2 आर कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। जब आपके दो रसिस्टेंस R1 और R2 जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है 4.5 ओम। एंड 1 ओम इज़ व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। जब उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है 1 ओम। तो आपको उन रेसिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो सिंपली सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पैरेलल कंडीशंस को सॉल्व करते हैं और हम बाई ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है जब भी कोई दो रसिस्टर हमारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं यानी कि समांतर में कनेक्ट होते हैं तो उसका आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है जब भी हमारा दो रेसिस्टेंस समांतर में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ से आपको इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है। तो अब यहाँ से आपको R1 R2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, हमारी जो R1 और R2 हमारा यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, हमारे R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 निकल के आ जाए। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड को देखिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1.5 इंटू 3 अपॉन में 1.5 प्लस 3 तो ये आपका बनता है 4.5 अपॉन 4.5। तो यहाँ पे आपका 4.5 अपॉन 4.5 ये आपका क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। यानी कि आपका जब R1 और R2 की वैल्यू आपकी क्या होगी 1.5 और 3 होगी, जब वो समांतर में कनेक्ट होगा तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 बन जाएगा। और अगर बात करते हैं सीरीज़ को तो सीरीज़ में आपको सिंपली जोड़ना है। तो 3 में आपको 1.5 जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सीधा 4.5 मिल जाएगा, जो कि आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, इन हैंड टूल एप्लीकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज़ यूज। जो आपका हैंड टूल होता है उसमें हम कौन सी मोटर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ऑप्शन बी कैपेसिटर रन मोटर, शेडेड पोल मोटर या फिर AC सीरीज़ मोटर। तो जो भी हमारे हैंड टूल एप्लीकेशंस होते हैं उसमें हम AC सीरीज़ मोटर का यूज़ करते हैं। ये आपका एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन विच सर्किट ब्रेकर इज़ यूज्ड। तो आपकी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की जो लाइन्स होती है उसमें किस तरह के सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। तो आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, बर्क ऑयल सर्किट ब्रेकर या मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो आपके जो भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होती है उसमें हम SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं, क्योंकि SF6 सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग की बात करूँ तो ये आपके 33 kV से लेकर के आपके 765 kV तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज़ करेंगे। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, अ वेरिएबल रेसिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स ऑफ वोल्टेज V if the value of resistance R is gradually vary which graph below correctly represent the relation between I and R। तो यहाँ से आपको एक वेरिएबल रेसिस्टेंस R गिवन है जिसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, वेरी करवाएंगे। और उस रेसिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक V वोल्टेज के सप्लाई सोर्स के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। तो जब हम उसकी R की वैल्यू को वेरी करेंगे तो आपका उसमें I में किस तरह का परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको एक ग्राफ है, तो मैं आपको जूम करके बता देता हूँ कि आपको ग्राफ में क्या क्या दिया गया है। तो आपको पता है कि I बराबर आपका क्या होता है, V/R होता है। तो जब भी हम क्या करेंगे, R में ग्रेजुअली हम चेंज करेंगे, R में जैसे हम ग्रेजुअली चेंज करेंगे तो R को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, करंट क्या होगी, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे कम होगी। तो आपको देख सकते हो कि जिसमें R आपका धीरे धीरे बढ़ रहा हो और आपकी करंट धीरे धीरे कम हो रही हो, आप जो भी ग्राफ आपको दिख रहा है वही आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर बी को देखिए, आपको यहाँ पे देख सकते हो R आपका इस साइड में धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपकी यहाँ पे करंट ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे कम हो रही है। तो ऑप्शन नंबर
बी हमारा यहाँ पे ग्राफ बी हमारा इसका सही होगा। अब चलते हैं हम ऑप्शन में। तो ऑप्शन में हमको जो बी वाला ग्राफ दिया गया है, ये दिया गया है हमको ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे अब अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मेजर पार्ट ऑफ करंट इन ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू। जो आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो करंट फ्लो करती है उसमें मेजर पार्ट किसका होता है। तो आपको पता है जब भी मेजर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बराबर होती है आपकी होल्स की कंसंट्रेशन की, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है। जब भी इंट्रिंसिक की बात करेंगे तो जो आपकी मेजर पार्ट होता है करंट के फ्लो में, ये कौन क्या होता है आपका, जो भी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के कारण करंट फ्लो करेगी हमारी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, द वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर शो द रिलेशन बिटवीन। तो आपका जो सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व होता है वो किस किस के बीच में ड्रॉ किया जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर के वी कर्व की, तो ये आपका वी कर्व बनाया जाता है आर्मेचर करंट आई ए वर्सेस ये आपका बनाया जाता है फील्ड करंट आई एफ के बीच में बनाया जाता है। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है हमारा, फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, अ ट्रांसफॉर्मर वर्किंग अंडर कंडीशन मैक्सिमम इफिशिएंटली हैज़ टोटल लॉसेस ऑफ 1600 वोट वाइल ऑपरेटिंग एट हाफ लोड द कॉपर लॉसेस विल बी। तो आपको एक ट्रांसफॉर्मर जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन पे रन कर रहा है, और जब वो मैक्सिमम कंडीशन पर रन कर रहा है तो उसमें आपको टोटल जो लॉसेस दिए गए हैं, वो टोटल लॉसेस कितने दिए गए हैं आपको 1600 वाट। यहाँ से आपको टोटल लॉसेस गिवन है। तो आपसे हाफ लोड पे पूछा गया है, तो यहाँ से आपको एम की वैल्यू क्या गिवन है, हाफ, यानी कि 1/2 गिवन है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात करता हूँ तो वैसे तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर 400 पता होगा, लेकिन ये कैसे आता है वो हम देखना चाहते हैं। तो आपको पता है कि पीसी कॉपर लॉसेस, पीसी जो यहाँ पे हो जाएगा आपका पीसी एट जिस भी लोड पे हम चाहते हैं, तो हम किस लोड पे चाहते हैं 1/2, यानी कि आधे लोड पे चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू 1/m होता है। एम क्या होता है आपका 1/2, जो भी आपको यहाँ पे रेशो गिवन है ये आपका एम होता है। तो ये क्या होता है आपका 1/1/m एम स्क्वेयर, यानी कि हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड पे आपको जो कॉपर लॉसेस गिवन है, आपको फुल लोड पे कितने गिवन है, तो ये आपको गिवन है 1600 वोट। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1/4 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 में 1600 में डिवाइड करोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 400 वोट। तो यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेरी लॉन्ग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन विच रिले इज यूज्ड। तो आपकी जो लॉन्ग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की लाइन होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम किस तरह की रिले का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए रिएक्टेंस टाइप रिले, ऑप्शन बी इम्पीडेंस रिले, ऑप्शन सी परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, और ऑप्शन 4 है महो रिले। तो जब भी हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए बात करेंगे तो हम महो रिले का यूज़ करते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, महो रिले को हम एडमिटेंस रिले भी कहते हैं, और ये आपकी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के लिए यूज़ होती है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे महो रिले की, तो महो रिले को हम और भी नाम से जानते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फेस फॉल्ट रिले के नाम से भी जान सकते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे हम इसको फेस फॉल्ट रिले के नाम से भी जानते हैं। और ये आपकी किस तरह की कैटेगरी में आती है, ये आपकी एक डायरेक्शनल रिले होती है। तो यहाँ पे आपको महो रिले से कुछ 2-3 पॉइंट और याद रखने हैं साथ में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, फॉर द सेम पावर आउटपुट रेटिंग एंड फुल लोड स्पीड। यहाँ से आपको पावर रेटिंग भी सेम है और फुल लोड स्पीड गिवन है। विच मोटर विल हैव द पुरेस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। तो आपका सबसे कम स्टार्टिंग टॉर्क कौन सी मोटर में होगा। तो जब भी हम बात करेंगे सेम रेटिंग आउटपुट के लिए और फुल लोड के लिए, तो सबसे कम पुरेस्ट स्टार्टिंग टॉर्क जो मिलता है वो हमको मिलता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपके डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्या होता है कि इसमें सीरीज़ का फ्लक्स और फील्ड का फ्लक्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो वहाँ पे आपका जो टोटल फ्लक्स आता है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे उसका फ्लक्स कम होने से आपका टॉर्क भी कम हो जाता है, तो हमको वहाँ पे कम टॉर्क मिलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द आयरन लॉसेस इन अ ट्रांसफॉर्मर व्हेन इट इज़ वर्किंग एट इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी आर 700 वाट, द कॉपर लॉसेस विल बी। तो जब हमारा ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क कर रहा है तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशंस पता है
कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आपका क्या होता है, आयरन लॉसेज आपके बराबर होते हैं कॉपर लॉसेज के। तो कॉपर लॉसेज के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, इसमें आपको आयरन लॉसेज गिवन है। आयरन लॉसेज आपको पीआई जो है वो कितने गिवन है, ये आपको 700 वाट गिवन है। और अब आपको कॉपर लॉसेज बताने हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन पे। तो आपको ये रिलेशन पता है, आयरन लॉसेज कॉपर लॉसेज के बराबर होते हैं मैक्सिमम की कंडीशन में। तो आपका कॉपर लॉसेज भी कितने हो जाएंगे, 700 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है द कलर कोड फॉर 1 किलो ओम रसिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको 1 किलो ओम रसिस्टेंस के लिए कलर कोडिंग का यूज़, कलर कोड निकालना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं 1 किलो ओम की। तो 1 किलो ओम को अगर अब हम बात करते तो 1 किलो ओम को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपका हो गया 1 किलो ओम। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इस तरह से इसका पूरा सीक्वेंस पता होगा। यहाँ पे आपको इसको कैसे निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए बी इंटू 10⁻C प्लस माइनस, ये होता है आपका टॉलरेंस। तो यहाँ से आपको सिंपली ए की वैल्यू लिखनी है। तो ए क्या है आपका 1, तो 1 यहाँ पे होता है आपका 0 1 2 3 4, इस तरह से होता है। तो आपका 1 पे क्या है, ब्लैक, तो यहाँ पे ए की जगह पे आ जाएगा आपका ब्लैक। बी पे क्या आता है आपका, बी पे आपका 0 है, तो 0 या उसके बाद आता है आपका 0। तो 0 कौन सी टर्म है आपकी, ब्लैक वाली। सॉरी, यहाँ पे आपका ब्लैक की जगह आएगा, ब्लैक की जगह यहाँ पे आपका आ जाएगा सेकंड, जो आपका 1 पे है वो कौन सा होता है, ब्लैक ब्राउन होता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, ब्राउन आ जाएगा। उसके बाद 0 पे क्या होता है आपका, ब्लैक होता है, तो यहाँ पे आपका ब्लैक आ जाएगा। उसके बाद 10⁻C, तो यहाँ पे आपको 10⁻C यानी कि 2 डिजिट लेना है। तो आपको 10⁻2 कहाँ पे होता है आपका, 10⁻2 होता है रेड पे, यहाँ पे आपका 10⁻2 होता है, या तो इसका हो जाएगा रेड। और आपको टॉलरेंस नहीं गिवन है तो टॉलरेंस को काउंट नहीं करना है। तो इसका हमारा सही कलर कोडिंग क्या बन जाएगी, ब्राउन ब्लैक रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ब्राउन ब्लैक रेड। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। अ सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग विद नॉर्मल एक्साइटेशन। आपकी सिंक्रोनस मोटर क्या कर रही है, नॉर्मल एक्साइटेशन से रन कर रही है। इफ़ द लोड ऑन द मोटर इज़ इंक्रीज, अगर हम मोटर पे लोड को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि लोड को जैसे ही बढ़ाते हैं, तो उसके बाद मोटर में क्या होगा, आर्मेचर करंट विल इंक्रीज, आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी और पावर फैक्टर कम हो जाएगा। ऑप्शन बी, आर्मेचर करंट कम होगी लेकिन पावर फैक्टर इंक्रीज होगा। ऑप्शन तीसरा आपका, आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर दोनों ही इंक्रीज होंगे। या फिर हमारा फोर्थ ऑप्शन है, पावर आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर दोनों ही डिक्रीज होंगे। तो जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर की, जब भी हम इसमें लोड को बढ़ाते हैं, तो जैसे इसमें लोड बढ़ेगा तो आपकी आर्मेचर करंट भी बढ़ेगी और आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्मेचर करंट विल इंक्रीज एंड पावर फैक्टर विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी ड्राइव द मेथड यूजिंग थायरिस्टर। तो जो भी हमारी एसी ड्राइव होती है उसके लिए हम कौन से थायरिस्टर का यूज़ करते हैं। तो हम एसी ड्राइव की स्पीड कंट्रोल के लिए हम चॉपर कंट्रोल का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा थर्ड आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ मेटेलिक सरफेस विद अ हार्डर मेटल बाय इलेक्ट्रो डिपोजिशन इज नोन एज। तो आपकी जो किसी भी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रो डिपोजिशन के द्वारा जो हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं मेटल की किसी भी हार्ड मेटल की सरफेस के ऊपर, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रोफॉर्मिंग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन, ऑप्शन थर्ड है आपका इलेक्ट्रो मेटेलाइजेशन और ऑप्शन फोर्थ है इलेक्ट्रोफेसिंग। तो जब भी हम किसी भी हार्ड मटेरियल पे किसी की भी मेटेलिक सरफेस पे कोटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफेसिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। अ वोल्टेज सोर्स हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज 100 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ओम इज इक्विवेलेंट टू करंट सोर्स। तो यहाँ पे आपको ओपन सर्किट वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 50 ओम का। तो यहाँ पे आपको इसके इक्विवेलेंट करंट सोर्स की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता होगा कि जब भी हम करंट सोर्स यानी कि करंट आई हमारा क्या हो जाएगा, आई होता है V/R। तो हमारा वोल्टेज हमको कितना गिवन है 100 वोल्ट और रेसिस्टेंस गिवन है 50। तो यहाँ पे हमारा करंट तो कितना आ जाएगा
2 एम्पियर हमारा करंट आ जाएगा। अब आपको पता है, आपने नॉर्टन थ्योरम पढ़ी होगी, तो जब भी हम नॉर्टन थ्योरम में करंट सोर्स के हमारा रेसिस्टेंस किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। और जब भी हम थेवेनिन थ्योरम को यानी कि थेवेनिन सर्किट को नॉर्टन में कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी हमारा रेसिस्टेंस होता है सेम वैल्यू के साथ उसके पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर इन पैरेलल विथ 50 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द सेम वाटेज विच लैम्प विल प्रोड्यूस लीस्ट रेडियंट हीट। तो अगर आपकी सेम वाट के लिए कौन सा जो लैम्प है वो सबसे कम रेडियंट हीट को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए फ्लोरोसेंट लैम्प, ऑप्शन बी मरकरी वेपर लैम्प, ऑप्शन थर्ड टंगस्टन फिलामेंट लैम्प और ऑप्शन फोर्थ सोडियम वेपर लैम्प। तो जो आपका सेम वाटेज के लिए सबसे कम रेडियंट हीट प्रोड्यूस करता है ये आपका करता है फ्लोरोसेंट लैम्प, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ये याद रखने वाले क्वेश्चन है, इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तो आपको इनको डायरेक्ट याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50% ड्यूटी साइकिल ऑफ अ वेल्डिंग मशीन मीन्स द मशीन इज। तो यहाँ से आपको ड्यूटी साइकिल गिवन है 50%। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला की, तो ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला होता है आपका टी ऑन अपॉन टोटल टाइम पीरियड टी। अगर बात करता हूँ मैं टोटल टाइम पीरियड टी की, तो ये होता है आपका टी ऑन प्लस टी ऑफ को मिला करके आपका क्या बनता है, टोटल टाइम पीरियड बनता है। तो ये आपका ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ से आपको क्या गिवन है कि आपकी 50% अगर ड्यूटी साइकिल गिवन है तो उसका मतलब क्या होगा। तो आपका 50% ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है कि आपका जो मशीन है वो क्या करेगी, 5 मिनट आपका वर्क करेगी 10 मिनट के टोटल ड्यूरेशन में। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। अ कंडेंसर इन अ थर्मल पावर प्लांट कंडेंसेस स्टीम कमिंग आउट। तो आपका जो थर्मल पावर प्लांट में जो कंडेंसर लगा होता है वो स्टीम जो कहाँ से आती है उसको कंडेंस करता है। तो जो भी थर्मल पावर प्लांट में कंडेंसर कंडेंसेशन की प्रोसेस करता है तो उसको जो स्टीम मिलती है वो कहाँ से मिलती है। तो जो भी स्टीम आपकी जनरेटर जो भी स्टीम आपके सुपर हीटर के द्वारा छोड़ दी जाती है और वो कहाँ जाती है, आपकी कंडेंसर में जाती है। उसके बाद कंडेंसर क्या करता है, उसका कंडेंसेशन करता है और वापस कहाँ भेज देता है, इकोनोमाइज़र में भेज देता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हमको जो स्टीम मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सुपर हीटर से, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन डीसी मशीन लैप वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर विच एप्लीकेशन। तो आपकी जो डीसी मशीन होती है इसमें लैप वाइंडिंग का यूज़ किस एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। तो अगर बात करता हूँ मैं लैप वाइंडिंग की, तो आपकी लैप वाइंडिंग जो यूज़ होती है ये यूज़ होती है आपकी हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए। तो हमारी कौन सी होती है, लैप वाइंडिंग। और अगर मैं बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, हाई करंट लो वोल्टेज। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वेव वाइंडिंग की, तो वेव वाइंडिंग आपकी यूज़ होती है हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, वेव वाइंडिंग हमारी यूज़ होती है हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन 72 कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा द RMS वैल्यू ऑफ साइन वेव इज़ 100 एम्पियर, इट्स पीक वैल्यू विल बी। तो यहाँ से आपको एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की RMS वैल्यू गिवन है। तो आपको RMS वैल्यू कितनी गिवन है, ये आपको 100 एम्पियर RMS वैल्यू गिवन है। आपको इसकी पीक वैल्यू यानी कि VM निकालना है। तो आपको पता है कि RMS वैल्यू जो होती है ये क्या होता है आपका VM/√2 होता है। तो आपको VM निकालना है तो सिंपली क्या करना होगा, 100 के अंदर √2 का मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा, VM मिल जाएगा। तो जब आप 100 के अंदर √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 141 एम्पियर। यहाँ से आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा, 141 एम्पियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा A 10 milliampere meter has a resistance of 50 ohm. It is to be converted to 1 ampere ammeter. The value of shunt resistance should be. तो यहाँ से आपको पहले एक 10 मिली एम्पियर का एक एमीटर दिया हुआ है, उसका रेसिस्टेंस 50 ओम है। अब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया 1 एम्पियर एमीटर में, तो उसके शंट में हमको कितने ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट करना होगा उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि आपका फॉर्मूला होता है शंट रेसिस्टेंस का RSH बराबर होता है आपका RM/M-1। आपका M क्या होता है, मीटर का रेसिस्टेंस, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 50 गिवन है। अब यहाँ पे आपको M की वैल्यू निकालनी है। तो M की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, तो M की वैल्यू होती है हमारी
न्यू करंट जो हमको जिस न्यू रेंज पे निकालना है अपॉन में ओल्ड करंट जो हमको पहले जो हमारे अमीटर की रीडिंग थी, तो हमारे को न्यू रेंज हमको क्या है, हमको 1 एम्पियर पे निकालना है। तो 1 अपॉन में ओल्ड हमको कितनी गिवन है, 10 मिली एम्पियर। तो 10 इंटू आपको मिली में कन्वर्ट कर लेना है 10⁻³ तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 100। तो एम की वैल्यू आपकी 100 होगी, तो 100 माइनस का 1। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 50/99। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 50/99 तो आपको इसका सही ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 0.0505 ओम यहाँ पे आपको शंट रेसिस्टेंस इसके शंट में कनेक्ट करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, अ वोल्ट मीटर गिव्स 120 ऑसिलेशन पर मिनट व्हेन कनेक्टेड टू द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। तो यहाँ से आपको पर मिनट जो वोल्ट मीटर ऑसिलेट करता है वो 120 ऑसिलेशन पर मिनट करता है जब हम इसको रोटरों को कनेक्ट करते हैं इंडक्शन मोटर से। द स्टेटर फ्रीक्वेंसी इस 50 हर्ट्ज। यहाँ पे आपको स्टेटर की फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी कि आपको सप्लाई फ्रीक्वेंसी गिवन है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से। द स्लिप ऑफ द मोटर। तो यहाँ से आपको मोटर की स्लिप को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मूले की, तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि जो आपका रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है ये क्या होती है आपकी S/Fs। जो भी आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है उसमें अगर आप स्लिप का मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको रोटर की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। अब यहाँ से आपको स्लिप निकालनी है, तो स्लिप आपकी क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी आपकी FR रोटर की फ्रीक्वेंसी अपॉन स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आपको इसका रेशो निकालना है। तो आपको स्टेटर की फ्रीक्वेंसी तो गिवन है 50 हर्ट्ज, तो सबसे पहले अब आपको निकालना है रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको 1 मिनट में ऑसिलेशंस गिवन है, तो हम लिख सकते हैं 1 मिनट का मतलब होता है हमारा 60 सेकेंड। तो आपको 60 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है, ये 120 कर रहा है। तो एक सेकेंड में कितने करेगा, 120/60, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 2। तो एक सेकेंड में जितने ऑसिलेट करेगा यही हमारी क्या होती है, रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि रोटर की फ्रीक्वेंसी हमारी आएगी 2 हर्ट्ज। तो अब आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है सिंपली। तो आपको क्या करना है, स्लिप बराबर ये हो जाएगा आपका 2/50। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 0.04, यानी कि आपकी स्लिप निकल के आ जाएगी 4%। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर होगा 4%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 76। द कांस्टेंट स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज टू अ न्यू वैल्यू बाय। तो आपकी कोई भी जो कांस्टेंट स्पीड होती है सिंक्रोनस मोटर की, उसको हम किसको चेंज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली फॉर्मूला पता होगा, NS बराबर होता है आपका 120F/P। तो यहाँ से आप देख सकते हो किसको चेंज करेंगे तो आपकी सिंक्रोनस मोटर की स्पीड चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से आप इजीली बता सकते हो कि जब भी हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो हम उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकेंड वाला सही हो जाएगा, चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। जब भी हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, द पावर ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स अपॉन। तो आपकी जो पावर ट्रांसफॉर्म होती है प्राइमरी से सेकेंडरी पर ट्रांसफॉर्मर के अंदर, वो किस चीज़ पे निर्भर करती है। तो जो भी आपकी प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर ट्रांसफ़र होती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ये आपकी डिपेंड करती है मैग्नेटिक कपलिंग दोनों वाइंडिंग के बीच में कितनी है। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक कपलिंग होगी, उनके बीच में जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उतनी ज़्यादा आपकी पावर ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन वाइंडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, अ डायनोमीटर टाइप वोट मीटर रेस्पॉन्ड टू। तो जो आपका डायनोमीटर टाइप वोट मीटर होता है ये किसको रेस्पॉन्ड करता है। तो ऑप्शन है RMS ऑफ रिएक्टिव पावर की RMS वैल्यू को, RMS वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर की RMS वैल्यू को, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर की एवरेज वैल्यू को, या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर की एवरेज वैल्यू को। तो आपका जो डायनोमीटर टाइप वोट मीटर रेस्पॉन्ड करता है ये करता है आपकी एक्टिव पावर की जो एवरेज वैल्यू होती है उसको रेस्पॉन्ड करता है। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, वोड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर। तो आपका जो DC मशीन के अंदर हम वोड लियोनार्ड मेथड का यूज़ करते हैं स्पीड कंट्रोल के लिए, उसको हम किसके लिए रिकमेंडेड नहीं करते, यानी किस कंडीशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन है कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन, ऑप्शन बी वाइड स्पीड रेंज,
यानी कि आपको वाइड रेंज में जब हम स्पीड को कंट्रोल करना है उसके लिए। या फिर ऑप्शन थर्ड है फ्रीक्वेंट मोटर रिवर्सल, हमको फ्रीक्वेंटली अगर मोटर की को रिवर्स करना होता है तो हम उसके लिए वॉट लियोनार्ड का यूज़ नहीं करते हैं। या फिर वेरी लो स्पीड के लिए या फिर बहुत कम स्पीड चेंजेस के लिए हमको वॉट लियोनार्ड का यूज़ नहीं करते हैं। तो जब भी हम वॉट लियोनार्ड की बात करते हैं तो हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन जो भी हमारी मशीन होती है उसमें हम वॉट लियोनार्ड मेथड का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम वाइड रेंज, फ्रीक्वेंट रिवर्सल और वेरी लो स्पीड, इन तीनों के अंदर हम क्या करते हैं, वॉट लियोनार्ड मेथड का यूज़ करते हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है फॉर थर्मल पावर प्लांट विच इज़ ट्रू फॉर सुपर हीटर। तो आपका जो थर्मल पावर प्लांट के अंदर सुपर हीटर होता है उसके रेस्पेक्ट में आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन ए है हमारा इन सुपर हीटर टेम्परेचर राइजेज एंड प्रेशर ड्रॉप्स। आपका जो टेम्परेचर जो होता है सुपर हीटर का, वो टेम्परेचर बढ़ता है और आपका जो प्रेशर होता है वो कम होता है, ड्रॉप होता है, प्रेशर में ड्रॉप होता है। ऑप्शन बी सुपर हीटर में प्रेशर राइज होता है और टेम्परेचर ड्रॉप होता है। या फिर आपका ऑप्शन फोर्थ है आपका सुपर हीटर में टेम्परेचर राइज होता है और प्रेशर आपका हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। तो जब भी हम सुपर हीटर की बात करते हैं तो सुपर हीटर में आपका क्या होता है कि बॉयलर से जो भी आपकी स्टीम आती है उसमें जो भी आपका मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो एब्जॉर्ब तभी होगा जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और ये क्या करता है, उसकी जो प्रेशर होता है स्टीम का उसको कॉन्स्टेंट मेंटेन बनाए रखता है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इन सुपर हीटर टेम्परेचर राइजेट एंड प्रेशर रिमेन्स अनचेंज। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है टोटल फ्लक्स रिक्वायर इन एनी लाइटनिंग स्कीम डिपेंड्स इन्वर्सली ऑन। तो आपको जो जितना भी फ्लक्स रिक्वायरमेंट होता है किसी भी लाइटनिंग स्कीम में वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन ए सरफेस एरिया, ऑप्शन बी कोफिशिएंट ऑफ इल्यूमिनेशन, ऑप्शन थर्ड इल्यूमिनेशन, या फिर ऑप्शन फोर्थ आपका स्पेस हाइट रेशियो। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मूले की, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ई बराबर होता है आपका, तो यहाँ पे आपका E इज इक्वल टू होता है आपका आई अपॉन में एच स्क्वायर कोस क्यूब ऑफ थीटा। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो आपका जो लाइटनिंग स्कीम होती है यानी कि जो फ्लक्स रिक्वायर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका हाइट के, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ वाला सही हो जाएगा, स्पेस हाइट रेशियो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है इन स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर इज इक्विवेलेंट टू एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर हैविंग एंड टैपिंग ऑफ। तो यहाँ पे आपको एक स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर के कंपैरिजन में ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कितनी टैपिंग्स की आवश्यकता होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर की, तो आपने इसका स्टार्टर का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। यहाँ पे TST अपॉन TFL इज इक्वल टू होता है आपका IST अपॉन IFL का होल स्क्वायर इनटू ये होता है आपका SFL फुल लोड स्लिप। उसी प्रकार आपने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा होगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए भी। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है TST अपॉन TFL का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका IST, और यहाँ पे आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर में 1/3 भी आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 IST अपॉन IFL का होल स्क्वायर इंटू SFL। और आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर का होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका 1/3 की जगह आ जाता है, बाकी फॉर्मूला सेम होता है IST अपॉन IFL का स्क्वायर इंटू SFL। तो यहाँ से आप देख सकते हो जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल पुट करेंगे तो आपका TST अपॉन TFL से दोनों कट जाएगा, और आपका IST FL से यहाँ से आपका जो आपका ये टर्म होती है IST अपॉन IFL का होल स्क्वायर इंटू SFL। तो ये आपके ऑटो ट्रांसफॉर्मर के केस में 1/3 स्टार डेल्टा के कंडीशन में 1/3 होती है, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर के केस में आपकी एक्स स्क्वायर होती है, बाकी दोनों सेम होती है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो IST अपॉन IFL का होल स्क्वायर इंटू SFL। तो यहाँ से आपको ये दोनों टर्म कट जाती है, तो यहाँ से आपको एक टर्म बचती है जो कि एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से आपको x बराबर मिल जाता है 1/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर कॉपर प्लेटिंग विच मटेरियल आर रिक्वायर्ड। जो हम कॉपर प्लेटिंग होती है उसके लिए कौन सा मटेरियल रिक्वायर होता है। तो अगर हम बात करते हैं कॉपर प्लेटिंग की, तो उसके लिए हमको कॉपर जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो होता है आपका कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि
ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, इन फ्लोरोसेंट लैंप सर्किट, जो आपका फ्लोरोसेंट लैंप सर्किट होता है, द फंक्शन ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। तो जो भी हम सप्लाई के अक्रॉस कोई भी किसी भी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो उसका एक ही काम होता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, इम्प्रूव द पावर फैक्टर। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच ग्राफ रिप्रेजेंट द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ से आपको 4 ग्राफ दिए गए, इनमें से आपको जो टॉर्क और स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो ग्राफ होता है सिंक्रोनस मोटर का, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो जो हमारा सिंक्रोनस मोटर का टॉर्क स्पीड का जो ग्राफ होता है वो होता है आपका इस तरह का, यहाँ से आपको ग्राफ प्राप्त होता है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स का सिंक्रोनस मोटर का। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, जिसमें आपका फर्स्ट ए दिया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इस तरह का हमको ग्राफ प्राप्त होता है टॉर्क स्पीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केवीए रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज इंक्रीज व्हेन कनेक्टेड एज ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो जब भी हम किसी भी 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर को जब हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर के रूप में कनेक्ट करते हैं तो उसकी केवीए रेटिंग इंक्रीज हो जाती है। तो उसकी केवीए रेटिंग इंक्रीज होने का क्या कारण होता है? ऑप्शन है सेकेंडरी वोल्टेज इज इंक्रीज, ऑप्शन बी सेकेंडरी करंट इज इंक्रीज, और ऑप्शन थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज इंक्रीज, और ऑप्शन फोर्थ एनर्जी ट्रांसफर्ड बोथ इंडक्टिवली एंड कंडक्टिवली। तो जब भी हम किसी भी 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर को ऑटो ट्रांसफॉर्मर के रूप में कनेक्ट करते हैं तो उसकी केवीए रेटिंग इंक्रीज होने का रीज़न होता है कि उसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो इंडक्टिवली और कंडक्टिवली दोनों तरह से उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। इसी वजह से उसकी केवीए रेटिंग इंक्रीज हो जाती है। यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंडक्टिवली जो आपकी पावर ट्रांसफॉर्म होती है इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 1-1/A इंटू पावर आउटपुट, ये इसका फॉर्मूला होता है। और आपका जो यहाँ पे ए होता है ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, जो कि आपका होता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ये आपका हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का रेशियो होता है, जो कि ऑलवेज क्या होता है आपका ग्रेटर देन 1 आता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ कंडक्टिवली जो आपकी पावर ट्रांसफ़र होती है, तो कंडक्टिवली पावर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है 1/AA इंटू पावर आउटपुट, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो लोड करंट इन अ ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे आपको नो लोड करंट जो होती है ट्रांसफॉर्मर में, तो ऑप्शन ए है लेग्स द अप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री, जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है उससे 90 डिग्री लेग करती है, या फिर आपका 90 डिग्री लीड करती है अप्लाइड वोल्टेज से, या फिर आपका लीड द अप्लाइड वोल्टेज बाय स्लाइटली लेस देन द 90 डिग्री, जो अप्लाइड वोल्टेज से हल्की सी कम स्लाइटली लेस देन होती है 90 डिग्री, या फिर आपका ऑप्शन फोर्थ है कि आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है उसमें 90 डिग्री से हल्की सी ज़्यादा होती है। तो अगर मैं बात करता हूँ फेज़र डायग्राम की, तो फेज़र डायग्राम आपका यहाँ पे ये होता है अप्लाइड वोल्टेज, और एक्स एक्सिस पे होता है आपका फ्लक्स, और यहाँ पे होती है आपकी मैग्नेटाइजेशन करंट, और वाई एक्सिस पे ये होती है आपकी वोटफुल करंट। जब हम इन दोनों का यहाँ पे रिजल्टेंट निकालते हैं तो ये होता है आपका नो लोड करंट। तो ये आपकी क्या होती है, जो वोल्टेज होता है उससे हल्की सी स्लाइटली लेस देन होती है 90 डिग्री से, यानी कि इसका जो एंगल आता है अप्रोक्सीमेटली 75 डिग्री 80 डिग्री के आसपास इसका हमको एंगल मिलता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा लेग्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसका सही आंसर होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रीफर व्हेन स्मूथ एंड प्रीशियस स्पीड कंट्रोल ओवर अ वाइड रेंज इज डिज़ायर्ड। तो हम यहाँ पे कौन सी मोटर का यूज़ करेंगे जब भी हमको स्पीड कंट्रोल स्मूथ एंड प्रीशियस के कंपैरिजन में हमको ज़्यादा वाइड रेंज का यहाँ पे स्पीड कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि हमको ज़्यादा रेंज के लिए स्पीड को कंट्रोल करना है इन कंपैरिजन ऑफ प्रीशियस और स्मूथ कंट्रोल के कंपैरिजन में। तो हम इसके लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं वाइड रेंज के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, डीसी मोटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि डीसी मोटर में हम वॉर्ड लियोनार्ड मेथड के द्वारा वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर हुज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 5 एंड रेसिस्टेंस इज 0.1 ओम व्हेन रेफर्ड द सेकेंडरी विल बी। तो यहाँ से आपको प्राइमरी पे जितना भी रेसिस्टेंस गिवन है ट्रांसफॉर्मर का, उसका यहाँ पे आर इक्विवेलेंट आपको गिवन है, वो गिवन है यहाँ पे आपको 0.1 ओम। और यहाँ से आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो
जिसे आप ए लिखते हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो गिवन है वो यहाँ पे आपको गिवन है 5। तो जब हम इस प्राइमरी का जो R इक्विवेलेंट 1 है, जब हम इसको सेकेंडरी में ट्रांसफ़र करेंगे तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो जब भी हम इसको सेकेंडरी साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है उसके स्क्वायर से हम गुणा कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 0.1 × 25, यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमको इसका सही आंसर मिल जाएगा 2.5 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमको सही मिलेगा, सेकंड वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अ 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर ड्रॉज 50 किलोवाट फ्रॉम द मेंस। तो आपको एक 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर गिवन है, जो कि आपका क्या करती है, सप्लाई से 50 किलोवाट पावर को लेती है। इफ़ द स्टेटर लॉसेस आर 2 किलोवाट, उसके बाद आपके स्टेटर में 2 किलोवाट के लॉस हो जाते हैं। एंड रोटर ईएमएफ ऑसिलेट एट 100 ऑसिलेशंस पर मिनट, जो आपका रोटर में जो ऑसिलेशन होते हैं वो आपके 100 ऑसिलेशन पर मिनट होते हैं। द रोटर कॉपर लॉसेस विल बी, तो उसके बाद आपके रोटर में कॉपर लॉसेस होंगे वो कितने होंगे। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको रोटर कॉपर लॉसेस PRC का फॉर्मूला बता देता हूँ कि यहाँ से आपको सबसे पहले PRC, तो ये आपका PRC का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका स्लिप इनटू एयर गैप पावर PG। तो अब आपको एयर गैप पावर कैसे मिलेगी, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इंडक्शन मोटर में जैसे ही हमने सप्लाई दिया, तो सप्लाई हमने जैसे ही देंगे तो उसके बाद क्या होगा, स्टेटर में कॉपर लॉसेस होंगे, और जो भी कॉपर लॉसेस होने के बाद जो हमको पावर मिलेगी वो हमको कितनी मिलेगी, एयर गैप में डेवलप्ड पावर मिलेगी। तो हमने सप्लाई पे कितना दिया था, 50 किलोवाट हमने सप्लाई दिया, उसके बाद स्टेटर में 2 किलोवाट हमारे लॉसेस हो गए, तो हमको एयर गैप में कितनी पावर मिली, तो हमको एयर गैप में पावर मिली वो 48 किलोवाट की हमको पावर मिली। तो ये तो आपकी होगी एयर गैप पावर। अब आपको कैलकुलेट करना है स्लिप को। तो स्लिप को मैंने इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चन आए तो वहाँ पे मैंने आपको स्लिप कैलकुलेट करना बताया है। तो आपको स्लिप को कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है रोटर फ्रीक्वेंसी FR बराबर होता है स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी FS। तो यहाँ से आपको स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, रोटर फ्रीक्वेंसी FR अपॉन स्लिप सप्लाई फ्रीक्वेंसी FS। तो ये आपको इस तरह से आपको स्लिप कैलकुलेट करनी है। अब आपको इसमें आपको सप्लाई की फ्रीक्वेंसी तो गिवन है 50 हर्ट्ज, अब आपको निकालनी है रोटर की फ्रीक्वेंसी। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यहाँ पे आपको गिवन है 100 ऑसिलेशन पर मिनट। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं 100 1 मिनट में, तो 1 मिनट में होते हैं हमारा 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में हमारे कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, 100। तो 1 सेकेंड में हमारा कितना ऑसिलेशन होगा, 100/60। तो ये हमारे जो आया 1 सेकेंड में जो भी ऑसिलेशंस होते हैं यही हमारे क्या होते हैं, रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब आपको रोटर की फ्रीक्वेंसी मिल गई, स्टेटर की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पता है, तो यहाँ से आपको स्लिप इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको स्लिप को कैसे कैलकुलेट करना है, 100/60 अपॉन में 50। तो यहाँ से आपको स्लिप जो कैलकुलेट होके मिलेगी, तो यहाँ से आपको स्लिप मिलेगी वो मिलेगी आपको 0.03, यानी कि 3% आपको स्लिप मिल जाएगी। तो अब आपको यहाँ से स्लिप को पुट करना है 0.03, यहाँ पे आपको पुट करना है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको इसको सोल्व करने पे सिंपली गुणा करने पे जो आपको ऑप्शन मिलेगा तो ये मिल जाएगा आपको 1.6 किलोवाट। हमको यहाँ पे जो हमारे रोटर कॉपर लॉसेज है ये कैलकुलेट होकर हमको मिल जाएंगे। तो हमको इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे पूरे 90 क्वेश्चन टेक्निकल के जो हमने इस वीडियो में आज कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस पेपर का सॉल्यूशन इजीली पता पड़ जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।